प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को शाम को केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कई विषयों को लेकर चिंतन मंथन हुआ। विकास के मुद्दे पर यह बैठक केंद्रित रही। इसके अलावा कई और विषयों पर जो है फोकस किया गया। इस बैठक में केंद्र सरकार ने विकसित भारत 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा की। इसके साथ ही अगले 5 साल का एक्शन प्लान क्या होगा उस पर भी बात हुई। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले यह माना जा रहा है कि यह आखिरी कैबिनेट की मीटिंग जिसमें अलग अलग मंत्रालयों ने अपने विचार व्यक्त किए। यह बताया जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में जिन एजेंडों पर चर्चा हुई, जिन विषयों पर चर्चा हुई, उसमें मई 2024 में नई सरकार का गठन होने पर भी एक्शन प्लान पर बातचीत हुई कि अगर सरकार बनती है तो उसके बाद अगले 100 दिनों का एक्शन प्लान क्या होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक हुई और लगभग 11 घंटे तक चली और यह कैबिनेट की बैठक नई दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित सुषमा स्वराज भवन में हुई। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह कैबिनेट की मीटिंग बहुत अहम रही और इसमें विकसित भारत को लेकर एक्शन प्लान के साथ साथ अगले 100 दिनों के रोड मैप पर चर्चा की गई। साथ ही पीएम मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने मंत्रियों नेताओं को चुनावी तैयारियों से जुड़े अहम निर्देश भी दिए। ये निर्देश दिए कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है। इसका जरा आप लोग ध्यानपूर्वक सचेत रहकर सारी बात कहें, फिजूल की बयानबाजी से बचें। अगर आपको बोलना ही है तो आप योजनाओं पर बोलें। हमारे साथ हमारे संवाददाता राम किनकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राम किनकर, काफी लंबी ये बैठक चली जो कल हुई, क्या क्या इस बैठक में रहा, क्या क्या चिंतन मंथन हुआ, विस्तार से आप बताएं, डिटेल। राजीव, देखिए, जब ये बैठक रविवार को सुबह 10 बजे से शुरू हुई तो सबने सोचा था कि कुछ ही वक्त में ये खत्म हो जाएगी, लेकिन जब इसमें मंथन शुरू हुआ, प्रेजेंटेशन शुरू हुआ, सरकार की नीतियों के बारे में जो बातचीत है वो शेयर करना शुरू हुआ, तब जाकर ये तकरीबन रात के 9:30 बज गए। और खास बात यही है कि सरकार, अगर आप देखिए कि जब भी चुनाव में जाती है तो अमूमन वह जो है दावे करती है कि उसने ये काम किए, और जो विपक्ष है वो वादे करता है कि यानी जब वो आएगा तो वो किस तरह से चीजों को करेगा। लेकिन ये सरकार इतनी कॉन्फिडेंट दिख रही है कि इसने जो है पहले तो साफ तौर पर ये कह दिया कि जो सभी मंत्री हैं वह कम से कम अपना जो है विजन डॉक्यूमेंट पेश करें। विजन डॉक्यूमेंट किसका? सरकार, अगली सरकार का, यानी अगली ऐसा कॉन्फिडेंस दिखा कि हम ही आ रहे हैं। और मोदी जी ने जो बातचीत में तो साफ तौर पर ये कह दिया लोगों से, खासकर मंत्रियों से, ये कहा कि आने वाले वक्त में यही मिलेंगे आप लोगों से, सभी जाइए अपने अपने इलाकों में जाइए और जीत कर आइए, दोबारा से मिलते हैं। और जो 100 दिनों का एक एजेंडा भी पेश किया गया जिसे विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया गया, और ये साफ तौर पर इसमें ये था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे हो, और जो बजट होगा जून में जो पेश किया जाएगा। अभी तो जो बजट आया था आपने देखा था वो इंतरिम बजट था, लेकिन अब जो बजट जून में पेश किया जाएगा वो उसमें साफ तौर पर 2047 के राम किनकर, हम इस बैठक पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये शायद क्या इस तरह का पहली बार हो रहा है कि आप चुनावों में जाने वाले हैं, आपको नहीं पता कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन यहां पहले ही विश्वास है। अब ये विश्वास है या अति आत्मविश्वास है, और इस विश्वास का आधार क्या है कि हम तो वापस आ ही रहे हैं और आप चुनावों की तैयारी ना करके चुनावों के बाद के रिजल्ट के बाद की तैयारी में कि अगले 100 दिनों का आपका रोड मैप क्या होगा। देखिए, सरकार इसके पीछे कॉन्फिडेंट इस कदर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी राजधानी दिल्ली में पार्टी की तरफ से जो मुहिम चल रही है वो ये चल रही है कि लाभार्थी वर्गों के बीच में किस तरह से अपनी बात रखी जाए या उनसे बातचीत किया जाए। तो एक फोन इन हुआ, और फोन इन के जरिए जब जो रिजल्ट मिला तो देखा गया कि बहुत सारे हर वर्ग के लोग वोट दे रहे हैं बीजेपी को, ऐसा बीजेपी ने दावा किया है। तो उनका ये कहना है, खासकर पार्टी का, कि अमूमन जो 2024 का चुनाव है वो इस मायने में 2014 और 2019 से अलग है, क्योंकि 2014 में तो 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए सरकार थी, उसमें कुछ ऐसे काम किए गए जिसकी वजह से सरकार को दुरुस्त करने पड़े, तो 2014 वहां आगे चला गया। 2019 में बहुत सारे, जैसे धारा 370 हुआ, राम मंदिर हुआ, और अलग अलग मोर्चों पर पहुंचने की बात हो, तो वो सब कुछ मोर्चे कर चुके हैं। तो लिहाजा अब ये सरकार का मानना है कि ये कॉन्फिडेंट के पीछे वजह यही है कि आने वाले वक्त में वह एक लाभार्थी वर्ग तैयार हो गया है जो कि सरकार की योजनाओं से न केवल प्रभावित है बल्कि बेनिफिशियरी भी है। दूसरा, महिलाओं में काफी पैठ हो चुकी है, युवाओं में पैठ हो चुकी है, और यही वजह है कि इन सारे चीजों से सरकार को लगता है कि आने वाले वक्त में कम से कम जो ऑफिस है वह वही बैठेंगे, यानी बीजेपी ही बैठेगी, ऐसा मानना है। दूसरी तरफ जो बैठक हुई है इसमें क्या धर्म पर ज्यादा फोकस है, विकास पर ज्यादा फोकस है, या अन्य विषयों पर आपको लगता है कि या फिर मिला जुला सबको लेकर चलना है साथ में? देखिए, जो सरकार है, सरकार ने ये साफ तौर पर ये कहा है कि उनका तो जो मोटो है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो साफ तौर पर दिखाता है कि पहले की जो राजनीति हुआ करती थी उससे अलग जातिगत राजनीति की काट इस सरकार ने किया है कि अमूमन आने वाले वक्त में इस तरह की चीजें न हो पाए। दूसरा, आपने देखा कि जैसे बहुत सारी सरकारों ने, अभी जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था 5 राज्यों का, उसमें आपने देखा कि न चाहते हुए भी कुछ ऐसी योजनाओं को लागू करना पड़ा या उसकी घोषणा करनी पड़ी जिसमें लोगों को डायरेक्ट सौगात दी जाती हो, वो भी महीने महीने में, जैसे लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की आपने देखा था।
तो सरकार को विवश होना पड़ा ऐसी योजनाओं को लाने के लिए। लेकिन ऐसी योजनाओं की एक काट भी लाई गई। आपने देखा होगा कि अभी किस तरह से सरकार ने ये कहा है कि अमूमन लोगों को सौर ऊर्जा मुफ्त में मिला करेगी और जो ऊर्जा उनके पास होगी वह विद्युत कंपनियों को बेच भी सकेंगे। तो माना जा रहा है कि वो सरकारें, खासकर दिल्ली की अगर हम उदाहरण लें, कि वो सरकारें जो खासकर कोशिश करती हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री दे दिया जाए, इसकी काट के तौर पर सरकार ने एक अलग योजना निकाली है कि सौर ऊर्जा के जरिए किस तरह लोगों को न केवल फ्री मुफ्त बिजली मिल सकती है, बल्कि वह अपनी बिजली जो पैदा होगी सौर ऊर्जा के जरिए वो विद्युत कंपनियों को भी बेचा जा सकता है। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें, और आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कई भाषणों में साफ तौर पर कहा है कि जाति उनके लिए गरीबी है, जाति उनके लिए महिलाएं, जाति उनके लिए जो है विकास है सबका। तो ये, और इसकी झलक आपको इंतरिम बजट में भी दिखाई देगी कि किस तरह से उसे एक नाम दिया गया था कि ये लोग इसमें करते जाएंगे। तो साफ है इन योजनाओं के जरिए अलग अलग वर्ग को, चाहे युवा हो महिला हो, उसको साधने की कोशिश की गई है। इस मीटिंग में जो विजन डॉक्यूमेंट है उसकी सबसे खास बात यह है, जो कि पार्टी सूत्रों के हवाले से मैं कह रहा हूं, तकरीबन 20 लाख युवाओं का जो इसमें राय है, रायशुमारी की गई, वह इसमें शामिल की गई है, ऐसा पार्टी की तरफ से कहा गया। दूसरा ये कहा गया ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है या तत्काल ही नहीं हो गया कि हमने विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। दरअसल इस पर 2 साल से काम हो रहा था और समाज के हर वर्ग से, प्रबुद्ध वर्ग से और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो करते हैं उद्योगपतियों से, तो अलग अलग लोगों से इसमें राय ली गई, रायशुमारी की गई और उसके बाद सबके प्रतिनिधित्व को, विचार को शामिल करते हुए इसमें यह कहा गया कि अब जो है यह विजन डॉक्यूमेंट होगा 2047 के विकसित भारत का। तो चुनावों से पहले इस तरह की कैबिनेट मीटिंग का होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस कैबिनेट मीटिंग में इस तरह का आत्मविश्वास दिखाना कि हम अगले 5 साल के लिए फिर आ रहे हैं, दोबारा हम मिलेंगे, बस ये बयानवीरों से थोड़ा सा सतर्क रहने को कहा है कि कभी आप कोई ऐसा बयान न दीजिए जिससे कि चुनाव के वक्त माहौल खराब हो जाए। और आमतौर पर मिलने जुलने की, आमतौर पर नेता तो उसकी शुरुआत ही मिलने जुलने से होती है और शाम मिलने जुलने पर खत्म होती है, लेकिन चुनाव के वक्त ये मिलना जुलना बड़ा मायने रखता है, एक नैरेटिव सेट करता है। तो जीत के मंत्र के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह की बातें मंत्रियों से कही। डीप फेक जो एक नया चैलेंज बनकर उभरा है, अभी आपने बताया कि मंत्रियों को नसीहत दी, लेकिन इसके अलावा डीप फेक को लेकर भी बताया जा रहा है कि आगे क्या निर्देश डीप फेक को लेकर दिए एमपीएम ने? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये कहा है कि खासकर मिनिस्टर्स से कहा है जो वहां पर मौजूद थे कि अमूमन हमें किसी से बेसिर पैर की बातें करने से बचनी चाहिए चुनावों के दौरान, और सबसे खासा ध्यान इस बात पर दिया कि अमूमन मिलना जुलना तो होता रहेगा, लेकिन आप मिलिए तो कोई गैर जरूरी बात मत करिए, ऐसा मत बातें कीजिए जिससे कुछ अलग नैरेटिव बन जाए या विपक्ष को कोई मौका मिल जाए। आप सिर्फ और सिर्फ योजनाओं पर बात कीजिए। जो बात आपने कही डीप फेक की, इस पर प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही तगड़ा ध्यानाकर्षण कह सकते हैं हम था कि लोगों को ध्यान आकर्षित कराया, क्योंकि डीप फेक एक ऐसा चैलेंज है जो कि अब तक तमाम चैलेंजेस से अपडेटेड और कई गुना डैमेज कर सकने वाला है। आपने देखा कि किस तरह से न केवल फिल्मी सितारों का कई सारा डीप फेक ऐसा आ चुका है, बल्कि चाहे उसमें सचिन तेंदुलकर से लेकर रश्मिका मंडाना हो, वह उन तक का डीप फेक आ चुका है। पॉलिटिशियंस का डीप फेक भी आ सकता है, बहुत सारे लोगों का आया भी है। तो ऐसे में सरकार इसमें कानून तो लाने जा रही है, लेकिन जब तक ये चुनाव होता है तब तक शायद ही कोई कानून आ पाएगा। इसलिए उन्होंने पहले से ही सतर्क कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार इतना काम कर रही है और किसी के मामूली गलती की वजह से, वो भी डीप फेक जैसी स्थिति की वजह से, कहीं जो है आड़े हाथों न देखना पड़े और विपक्ष को मौका मिल जाए एक और जो है हमले करने का। तो यही वो चीजें हैं जिसके जरिए, और चुनाव आयोग भी राजीव, चुनाव आयोग भी काफी ज्यादा सतर्क है इस बात को लेकर के। उसने तो पहले ही कह दिया है, कई सारी यूनिट्स भी बना दी हैं जो कि डीप फेक को लेकर ध्यान रखेंगी। राजीव जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई जो कि लगभग 11 घंटे तक चली। इसमें आर्थिक विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बुनियादी ढांचा, सामाजिक कल्याण जैसे अलग अलग पहलुओं को शामिल किया गया। इस रोड मैप का अंतिम लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना था, उसमें बदलना था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2047 के विजन डॉक्यूमेंट, उसकी कार्य योजना पर चर्चा हुई और एक विस्तृत पंचवर्षीय योजना जिस पर चर्चा हुई और पूरे सरकार के दृष्टिकोण को अपनाती है। राज्य सरकारों, शिक्षा जगत, उद्योग, नागरिक समाज और वैज्ञानिक संगठनों के साथ परामर्श इसमें शामिल है। और इसका इनपुट एकत्रित करने के लिए 2700 से ज्यादा बैठकें हुई, वर्कशॉप्स हुई, सेमिनार्स हुए, जिसमें 20 लाख से ज्यादा सुझाव दावा किया जा रहा है कि प्राप्त हुए युवाओं के। विकसित भारत एक्ट 2047, इसके लिए 10 सेक्टर्स में विजन को एकीकृत तौर पर संयोजित करने की जिम्मेदारी